Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I am back with next part, that is part number 3 of Principles of Management Class 12 Business Studies. So let's move today's topic. So मैं सबको फिर से एक बार, जैसे याद होगा आप सभी को कि हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्यूल, एज वेल एज एक शॉर्टकट ट्रिक भी सीखा था हमने, उसको याद रखने का एक इजी ट्रिक। और हमने पिछले पार्ट में जितने भी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था उन सभी के लिए हमने कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एज वेल एज उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स को लिए थे। बिल्कुल उसी तरह से आज भी हम लेंगे। सो आज का पहला इमेज जैसा आप देख पा रहे हैं, कोशिश करते हैं इससे समझने की कि ये कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ कॉइन्स हैं, कुछ कलरफुल कॉइन्स कह सकते हो आप, जो रखे हुए हैं। एक में दिखा रहे हैं कि सब सेंटर में दिख रहे हैं और एक जो सेंटर से बाहर हैं 4 अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो आप गेस करिए क्या है। आते हैं अपने अगले इमेज में, जिससे कुछ आगे बात क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक काफ़ी हेल्दी, काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ताकतवर आदमी है और एक मज़दूर जो कि पिसता हुआ दिख रहा है, हाई रेंट, लो वेजेस, कुछ इस तरह की सिचुएशन में। फिर एक और सिचुएशन देखते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ लेबर्स का एक भीड़ दिख रहा है और जैसा देख पा रहे हैं आप सभी लोग, उन सभी ने हैंड्स अप किए हुए हैं, ये अपने अपने हाथ, और हाथों को जोड़ करके जैसा आप देख पा रहे हैं एक ताकत में कन्वर्ट हो गया, एक मुट्ठी बन गई है ना। फिर ये आखिरकार कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इस प्रिंसिपल को समझने के लिए 4 इमेज किस तरह से रखे गए थे। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 इमेज आप देख रहे हैं, पहले वाले में कॉइन्स का 2 अलग तरह से अरेंजमेंट्स, इसमें एक में कॉइन्स अंदर की तरफ सारे के सारे, ये है हमारा सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, और ये क्या है? कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और जो आप ये देख रहे हैं इमेज, ये एक सेंट्रलाइज्ड जो कंप्लीट तरीके का होता है, उसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो वो इस तरह से मिसयूज़ कर सकता है उसका। और फिर जो अगला इमेज था, ये भी एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक पॉइंट है, जिसमें कि दिखाया गया है कि जब सारे के सारे पावर्स चले जाते हैं लेबर्स क्लास के पास, मजदूरों के पास, तो उनकी यूनियन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली हमारा प्रिंसिपल क्या बना आज का? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए उसके लिए जैसा हमने देखा था बाहुबली मूवी के वेरियस सीन्स को लेकर के हमने कुछ फनी वे में रखा था, वैसा ही है। एवरीवन कम टू मी सो आई कैन किल ऑल ऑफ यू बाय माई सेल्फ। सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको मार सकूँ। तो ये किसी प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट सेंट्रलाइज वर्ड की तरफ एक इशारा करते हुए फनी टाइप का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन था। सो आते हैं अपने प्रिंसिपल के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो ध्यान से देखिएगा, कुछ खास बातों को मैंने चुना है इसमें और अंडरलाइन किया है, प्लस कलरफुल वे में लिखा है, सो दैट कि आप समझ सके क्या बातें हैं क्या नहीं। लिखा है, सेंट्रलाइजेशन is said to exist in an organization where the decision making authority is centralized in the hands of top level management। तो ध्यान देने वाली बात, सेंट्रलाइज्ड का सिचुएशन कब माना जाए? वो तब कहा जा सकता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। यानी जैसे ये है, सारा का सारा अथॉरिटी हमारे पास सेंट्रलाइज हो चुका है, पावर है ये हमारे पास है सारा लिमिटेड, और ये कौन है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारे के सारे पावर मेकिंग अथॉरिटीज़ सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं विद इन द हैंड्स, तब उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू एनेबल ऑल द मैनेजर्स टू टेक द डिसीजन अप्रोप्रिएट एट देयर लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जस्ट उल्टा है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अथॉरिटी को डिस्पोजल करना बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ताकि वो सारे जो मैनेजर्स उस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं वो उनका इस्तेमाल कर सके अपने अपने लेवल्स पर। तो ये हमने अब तक जाना इन 2 वर्ड्स की मीनिंग, सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल का नाम है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल एज पर फ्यूल? मतलब फ्यूल सजेस्ट करना क्या चाहते हैं?
तो कहना चाहते हैं कि द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। मतलब ये जो हमने एक पॉइंट देखा था कि ये सारा का सारा पावर आपके पास सेंट्रलाइज्ड हो गया है, फेयोल इसके खिलाफ है, वो ये करने को मना कर रहे हैं कि आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मत करिए एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइज भी मत करिए। यानी जो आपने की इमेज देखी थी ना कि वेरियस जो कॉइन्स थे वो एक सर्कल के अंदर थे, इसके लिए मना कर रहे हैं। या आपने देखा था कि 4 अलग अलग डायरेक्शन में सारे कॉइन्स बटे हुए थे, उसके लिए भी मना कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन बेहतर नहीं है। फेयोल का कहना है कि हमें एक ऐसा सिस्टम अपनाना है, अडॉप्ट करना है जो इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड लाइज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल। ठीक है। एंड जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कि जूनियर सब स्टाफ भी कर सकते हैं या मैनेजर्स भी कर सकते हैं, आप उनको उसे डिस्पोज कर दीजिए। दैट मीन्स फेयोल कहना चाहते हैं कि द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। तो आपने जो इमेज में देखा था ना कि सारा का सारा पावर किसी के पास है तो उसके वजह से मजदूर पिस रहे हैं, तो ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक है। और आपने देखा था कि जब सारे के सारे जो मजदूर इकट्ठा हो गए, उनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग हो गई, तो वो भी एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा ड्रॉबैक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हो एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो, एंड जिससे कि अपना ऑब्जेक्टिव हम टाइमली अचीव कर सकते हो। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इन द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल, तो हमने स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर जो आप सभी के बिल्कुल नॉलेज में है, जो आप सब लोग प्रैक्टिकली अक्सर देखते हैं, उसको लेकर एग्जाम्पल रखा है कि द डेट्स एंड स्केड्यूल फॉर एग्जामिनेशन में बी सेंट्रली डिसाइड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारे स्कूल में जब भी एग्जामिनेशन होता है, हाफ ईयरली हो, यूनिट एग्जामिनेशन हो, फाइनल असेसमेंट हो, ये सब सेंट्रली डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंप्राइजिंग द चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन। तो उस टॉप लेवल में ये जो नाम हमने अभी पढ़े हैं वो हो सकते हैं या कोई कोई इसमें नहीं भी होता है। तो इन सब ने मिलकर के तय किया एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन school examination. However, the decision about the syllabus and framing the question paper requires subject expertise. Therefore, this work needs to be decentralized at different level. तो आप देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में सेंट्रलाइज का भी मैंने पॉइंट ले लिया है और डिसेंट्रलाइज का भी ले लिया है। सेंट्रलाइज क्या होना चाहिए, तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उसका डेट एंड स्केड्यूल डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और जो डिसेंट्रलाइज की बात हो रही है वो किसके लिए, कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करने, इन सभी को डिसाइड करने का जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए डिफरेंट टीचर्स के हाथों, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से कि स्कूल में भी हम इन बातों को होता हुआ दिखते हैं। अगर वही चीज़ सब कुछ एक ही कोई करना शुरू कर दे, टीचर्स अपने हिसाब से डेट शीट बनाना शुरू कर दे, तो काम नहीं हो पाएगा ठीक से। और अगर प्रिंसिपल, चेयरमैन यही सब लोग डेट शीट, यही लोग पेपर सब बनाएंगे तो भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कि सेंट्रल इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। तो होप सो कि सब लोगों की मीनिंग समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द टू इफेक्ट्स, कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो किस तरह के इफेक्ट्स पॉजिटिव वे में दिखाई देते हैं। तो पहला है डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। डेफिनेटली आप अगर इफेक्टिव वे में सेंट्रलाइज करते हैं एंड डिसेंट्रलाइज, तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा थोड़ा सा। बेटर एंड क्विक डिसीजंस, क्योंकि जिनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर जाएगा वो उसको कर सकने में एबल्ड है, ही हैज़ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द फील्ड एंड वेल एज वो सुपीरियर अपने उस फील्ड में एक्सपर्ट्स भी है, तो इसलिए उसका डिसीजन क्विक होगा, बेटर भी होगा। इंक्रीजिंग द एनकरेजमेंट टू द सबॉर्डिनेट्स, और सबॉर्डिनेट्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगा इसके वजह से। ना कुछ वैल्यूटिंग इफेक्ट, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो किस तरह के ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में बी डिलेड, क्योंकि सारा कुछ आप ही को अगर सोचना है, आप ही को डिसाइड करना है, तो उसका प्रोसेस काफ़ी लेट हो सकता है। इनसफिशियंट अथॉरिटी में लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ द वर्क, अगर आपके पास सफिशियंट अथॉरिटीज नहीं होंगी तो आपका वर्क कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें इंटरप्शन होने लगेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। unnecessary increasing the workload of subordinates in case of decentralization, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो इसके वजह से एक अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाता है हमारे सबॉर्डिनेट्स का, क्योंकि वो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी किया जाता है। सो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल आज का। नाउ आज का नेक्स्ट प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, आप लोग देख के पहचान पाए होंगे इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम फेयोल का लैडर भी कहते हैं, एक सीढ़ी नुमा तरीका होता है।
बिटवीन अथॉरिटी एंड जो मतलब पावर्स होते हैं, वेरियस रैंक होते हैं उनका अथॉरिटी वाइज आपस में कनेक्टिविटी होता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। उसी को हम फॉलो करने जा रहे हैं आज के इस प्रिंसिपल में। और एक बार फिर हम फनी इमेज के थ्रू समझना चाहेंगे थोड़ा सा इस प्रिंसिपल के बारे में। तो जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे इस प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन, और इसके बारे में लिखा है धर्मेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, फिर महेंद्र बाहुबली। अब ये फिक्टिशियस नेम्स हैं सारे के सारे, बट एक ऑर्डर दिया गया कि पहले धर्मेंद्र बाहुबली, फिर अमरेंद्र बाहुबली, और फिर महेंद्र बाहुबली, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ स्केलर चेन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू फ्योल, the formal lines of authority from highest to lowest rank, ये जैसे है तो highest to lowest and then lowest to highest, ठीक है, तो formal line of authority है ये, are known as scalar chain। तो स्केलर चेन का मतलब समझ में आ गया। फ्योल के अकॉर्डिंग स्केलर चेन का मतलब क्या बन गया? फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। ही suggest that the organization should have a chain authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers एंड द सबॉर्डिनेट्स। तो वो जो फॉलो करना है वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ अथॉरिटी, द चेन ऑफ अथॉरिटी, वो सिर्फ टॉप लेवल को नहीं करना है, सिर्फ सबॉर्डिनेट्स को नहीं करना है, बल्कि दोनों को करना है। हाउएवर, in order to ensure speedy communication during the emergency, gangplank is a shorter route that has been provided। तो फ्योल का ये भी कहना है कि as far as possible we have to communicate, we have to circulate the information from within a chain, but definitely that will take some time। उससे डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। तो उसको अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में स्पीडी कम्युनिकेशन करना है, इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, तो इन दैट केस आपको फ्योल ने एक सजेशंस दिया है गैंग प्लैंक के नाम से, एंड विच इज़ नोन एज द शॉर्टेस्ट रूट दैट एज वेल एज नोन एज द एग्जम्पशंस ऑफ द स्केलर चेन। ठीक है, तो हाउएवर द सुपीरियर हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड, और जो भी उसके नियरेस्ट सुपीरियर होंगे वो अपने सुपीरियर को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि ड्यू टू इमरजेंसी उनको आपस में डायरेक्ट ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो आइए जानते हैं इसको भी एक एग्जांपल की मदद से। सो देखिए, काफ़ी सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर कुछ लोगों को रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं ABCDEF ऐसे जुड़े हैं लोग, और ऐसे यहाँ देख पा रहे हो आप ए के बाद LMNO और P, जिसमें से FP सेम रैंक में है, E और O सेम रैंक में, DN सेम रैंक, ऐसे ही ये सब सेम रैंक पे हैं। ठीक है, नाउ अब जो बातें लिखी हैं इधर उसको जरा ध्यान से समझेंगे, इन बातों इस ऑर्डर को समझते हुए। लिखा है इन द फिगर the scalar chain in an organization is represented by two ladders A to F and A to P। जैसा आप देख पा रहे हैं दो ladders दिख रहे हैं हमको, A से F तक का और A से P तक का। ठीक है, वही दो ladders हैं, इसलिए इसको फ्योल का ladder भी कहा जाता है। Now any communication from F to P, अगर कोई कम्युनिकेशन जो देख पा रहे हो आप F से P की तरफ होना है, तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या एक तरीका होता है? तो दैट हैज़ टू बी फ्लो अपवर्ड थ्रू A। ये अपवर्ड जाएगा पहले A तक, फिर वहाँ से वापस नीचे आएगा। ठीक है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कैसे होगा, यहाँ से E D C B फिर A, फिर यहाँ से L M N O करके फिर P तक पहुँचेगा। और आप समझ पा रहे हो इससे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। So, in order to minimize the delay involved in communication, a gangplank between F and P may be created as shown by the dotted line। जैसा आप ये लाइन देख पा रहे हो बीच में, ये इस बीच में जो F और P में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, बिना वहाँ तक जाए, A तक नहीं गए ये लोग, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिए, तो इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, however the gangplank should not be a normal practice as it undermines the established line of authority। मतलब आप हमेशा इसी को ना फॉलो करें कि डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके अथॉरिटी हैं, आपके सुपीरियर्स हैं, उनके पावर्स का जो है वो होगा कहीं ना कहीं अवॉइडेंस होगा, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, द चेन ऑफ कम्युनिकेशन जैसा पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन डू इट, विच इज़ नोन एज गैंग प्लैंक। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव टू द पॉजिटिव एंड वैल्यूटिंग पार्ट। पहला है
फ्लो ऑफ ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली अगर आप एक चेन के तौर पर फॉलो करते हैं तो आपका ऑर्डरली एक कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। बेटर रिलेशंस बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटीज़, और डेफिनेटली हर एक अथॉरिटी को रेस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि उनसे होकर बातें गुजरेंगी, उनको सारी नॉलेज में रहेंगी चीज़ें, तो उनको भी अच्छा फील होगा। एंड दैट्स हाउ द रिलेशंस बिटवीन ऑल द स्टाफ विल बी इंक्रीज्ड। देन क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक अथॉरिटी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा तो उनका जो रेस्पॉन्स होगा वो क्विकली आ जाएगा। देन वायलेटिंग इफेक्ट, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर, जैसे कि हमने कहा गैंग प्लैंक में बाकी अथॉरिटीज को इग्नोर करते हुए आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो दैट वाज इन केस ऑफ इमरजेंसी, नो वन विल माइंड इट। बट आप हर बार वही काम करोगे तो डेफिनेटली आपका जो सुपीरियर है वो उसको माइंड करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे सुपीरियर होने का फ़ायदा क्या, मुझ तक बात ही नहीं पहुंचती है, डायरेक्ट लोग कुछ भी कर ले जाते हैं। तो इस तरह रिलेशन कैसे हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं। इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम, तो जो सुपीरियर्स लोग हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना था इन्फॉर्मेशन को, बट आप उसको नहीं फॉलो करते हैं, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं हमेशा, तो इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा टाइम पर, जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था हमारा आज का सेकंड प्रिंसिपल। और क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आज मैंने 3 ही प्रिंसिपल्स लिए हैं, और अगले पार्ट में, दैट इज़ पार्ट नंबर 4, जल्द ही वो भी लाऊंगा आपके बीच में, जिसमें हम अगले और आखिरी के 4 प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 3 ही प्रिंसिपल ले रहे हैं। आइए देखते हैं इस पिक्चर की मदद से कि ये कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है। डेफिनेटली आप सभी लोग ऐसे किसी जगह पर जरूर कभी ना कभी विजिट किए होंगे, और मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट आप खुद समझिए कि आपने ये इमेज कहाँ देखा है और क्या इसका मतलब निकलता है, और इससे हम किस प्रिंसिपल को जोड़ सकते हैं। फिर देखिए एक और नया इमेज, देखिए ये ऐसा भी आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। फिर ये भी देखिए एक और उन्हीं तरह का एक और इमेज है, यहाँ भी कुछ चीज़ें आप बस पिक करने की कोशिश करिए कि ये बातें हमारे किस प्रिंसिपल पर लागू होती हैं। फिर यहाँ देखिए एक बैंक का इंटीरियर्स दिखाया गया है, जिसमें बैंक में वेरियस प्लेसेस फिक्स हैं, लाइक एटीएम के लिए। फिर आप देख पा रहे हो हर एक डेस्क टेबल लगे हुए हैं, यहाँ कोई ना कोई बैठा हुआ वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए आपको बैंक में अपना पासबुक प्रिंट कराना है, तो आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहीं एक जगह जाना होगा, आपको फिक्स होगा। आपको कैश लेना है, जमा करना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ काउंटर में कैश लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। इस काउंटर में ये देखिए कैश लिखा हुआ है, तो आपको कैश का एक्सचेंज करना है तो आप वहाँ जाएंगे, यानी आप आलतू फालतू जगह नहीं घूमेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ें आपको अरेंज्ड वे में दिख रही हैं, ठीक, बैंक के अंदर। तो फाइनली हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है, जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ऑर्डर। और देखिए जैसा कि अगेन बाहुबली मूवी के एक सीन को लेकर हमने रखा है कि हाय आई एम बाहुबली, आई कैन सिस्टमैटिकली अरेंज एंड शूट 3 एरोज इन 1 बो। जैसा आपने ये फिल्म देखा होगा, ये सीन देखी होगी, तो किस तरह से एक बार में 3 तीर का निशाना साध देते हैं ऑर्डर वे में, है ना। तो यहाँ ऑर्डर प्रिंसिपल का नाम है, यही आज का प्रिंसिपल है, आखिरी हमारा थर्ड। तो फेयोल के 14 में से ये 10th प्रिंसिपल है। तो याद दिलाना चाहूँगा कि आप सभी लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें पहले 7 प्रिंसिपल्स के लिए। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर उसको देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इन तीनों को भी समझिए, ठीक है। तो 10th प्रिंसिपल है, आज का तीसरा प्रिंसिपल है ये। अकॉर्डिंग टू फेयोल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। तो देखिए पहली बात तो ये बात क्लियर रखना आपको, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी तरह का आदेश से नहीं है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा है, वो नहीं। ऑर्डर का मतलब आइदर मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। नाउ व्हाट इज मटेरियल ऑर्डर एंड व्हाट इज सोशल ऑर्डर, उसकी भी मीनिंग को देखिए ध्यान से। मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उन सभी को कहते हैं मटेरियल ऑर्डर्स। तो आपको ध्यान होगा जो हमने इमेज में देखा था वेरियस शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपने देखा ही है ऐसे कि एक कॉर्नर बना होता है, एक आउटलेट होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ें अरेंज्ड वे में दिखती हैं हमको, कि हाँ आपको अगर कपड़े लेने हैं तो आपको पूरे शॉपिंग मॉल में यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, कपड़ों का एक प्रॉपर प्लेस है, वहीं जाइए आपको वहीं मिलेंगे। उसमें भी आपको मेंस वियर चाहिए तो मेंस वियर का एक कॉर्नर वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे फिजिकल रिसोर्स का एक ऑर्डर। ऐसे ही सोशल ऑर्डर, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सोशल कहलाते ही हैं, तो इसलिए सोशल ऑर्डर किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, एक मैन पावर, एक मटेरियल यानी मशीन्स। उन दोनों का ही अपना अपना एक ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं मटेरियल ऑर्डर और कहते हैं सोशल ऑर्डर। इन्हीं को इस प्रिंसिपल में रखा गया है और कहा गया है
कीपिंग द फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स, मतलब जो फिजिकल रिसोर्स है हमारे यानी मटेरियल है, इसको अगर ऑर्डर में रखना है तो उसका क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू फ्यूल? इट मीन्स अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। हर एक फिजिकल रिसोर्स का एक प्लेस तय होना चाहिए और वो उसे उसी जगह पर हमेशा रहे यानी उस जगह पर ही मिले, ये कहना है फ्यूल का। सिमिलरली कीपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स यानी सोशल ऑर्डर की बात हो रही है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या है? अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। सभी का अपना अपना एक प्लेस होना चाहिए और सभी उसी जगह पर मिलने भी चाहिए। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट या थीम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का। तो आइए एक बेटर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसकी मीनिंग को और भी बेहतर तरीके से। एंड अगेन मैंने इसमें एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि जो बातें बोली गई हैं फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स वो इजीली इसमें अप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे किसी कंपनी के एग्जाम्पल में नहीं होता हुआ दिखेगा, बट क्योंकि कंपनी में आप विजिट नहीं किए होंगे जनरली, बट स्कूल आप सब जाते हैं, आपने स्कूल में ये चीज़ देखी है। तो लिखा है इन अ स्कूल एवरी टीचर इज अलॉटेड अ स्पेसिफिक प्लेस इन स्टाफ रूम। जैसा आप सब जानते हो टीचर को कोई खोजता है तो कहाँ पहुँचता है? स्टाफ रूम में पहुँचता है ना, क्योंकि स्टाफ रूम में टीचर्स का प्लेस होता है। ऑल्सो देयर इज अ सेपरेट रूम फॉर द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिपार्टमेंटल हेड्स एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात है, अगर किसी विजिटर को प्रिंसिपल से मिलना है तो क्या वो स्टाफ रूम में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि स्टाफ रूम में कौन मिलते हैं? टीचर्स। और प्रिंसिपल का रूम होता है अपना। वाइस प्रिंसिपल से मिलना है तो वाइस प्रिंसिपल का रूम होगा, है ना। ड्राइंग टीचर से मिलना है तो ड्राइंग टीचर का अपना अलग रूम होता है, एज ऑन। The allotment of a specific place to every member of the school helps to locate them easily and as and when needed। तो आप समझ सकते हो, जब भी किसी को किसी से मिलना होगा तो दुनिया भर की जगह पे नहीं खोजना है आपको, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। आपको पता है कि आपको अगर प्रिंसिपल से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? प्रिंसिपल चैम्बर में। टीचर से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्टाफ रूम में। किसी डिपार्टमेंट के हेड से मिलना है तो उस डिपार्टमेंट में चले जाए, वहाँ मिल जाएंगे वो, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर प्लेस पर वो आदमी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑर्डर। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में कि बिसाइड द पीपल, लोगों के अलावा, स्पेसिफिक प्लेस आर असाइंड इन द स्कूल टू कीप अदर रिसोर्सेज थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब बताइए स्कूल में आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ देखते हैं? आपको सबको मालूम होगा, आप लोगों की फेवरेट प्लेस है वो, जो आप सब जानते हैं, गेम्स रूम। तो इट विल बी फाउंड इन द स्पोर्ट्स रूम एंड द रेफरेंस बुक आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस, काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो स्कूल का होता है हमेशा, वो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आपको वेरियस रेफरेंसेस बुक मिल जाते हैं एंड एज ऑन वेरियस प्लेसेस भी हैं जहाँ पे वेरियस मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एप्लीकेबल इन द स्कूल। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम का वेस्टेज नहीं होता। नो लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग ऑफ द रिसोर्सेज व्हेन नीडेड, जब आपको जरूरत पड़ता है तब आप उसे इजीली खोज सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। बेटर डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आती कि कोई कहाँ है कहाँ नहीं है, जहाँ पे आपको मिलना चाहिए वहीं मिल जाता है। नाउ वायलेटिंग इफेक्ट, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें सही तरीके से अरेंज्ड वे में कोई कहीं पे रखा नहीं होगा तो आपका चीज़ जो भी रखा हुआ वो डिसऑर्डर हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू लोकेट द रिसोर्सेज, और अब आपको रिसोर्स को खोजने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना भागना पड़ेगा तो आपके टाइम भी वेस्ट होंगे और एनर्जी भी। एंड डिले इन वर्क, डेफिनेटली अगर आपको चीज़ें सही जगह अरेंज नहीं मिलेंगी, काम के लिए जिसको खोज रहे हो आप वो पीपल सही जगह पर नहीं मिलेगा आपको, तो आपका वर्क डिले होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, हमने इस आज के छोटे से वीडियो में अपने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, प्रिंसिपल नंबर 8, 9 एंड 10 को डिस्कस किया है। और अपने अगले 4th पार्ट में मैं जल्द ही आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा अगले 4 प्रिंसिपल्स को, और इसी तरह से कुछ फ़नी इमेजेस के साथ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ, एज वेल एज वेरियस एग्जाम्पल्स एंड पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।